हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मजूमोटो मॉड्स। और मैं हूं आपका होस्ट आयुष। और आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है इंजन्स। किस टाइप के इंजन्स, 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बेसिक 3 टाइप्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइड होते हैं, जो कि है ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन और स्क्वायर इंजन। तो आज जानते हैं ये तीनों इंजन के बारे में कि ये तीनों इंजन क्यों एक दूसरे से इतनी अलग है और किस सेगमेंट में ये चीज़ें यूज़ होती है। आज के डेट पे कौन से बाइक में, कौन से कार में किस टाइप की इंजन यूज़ होती है, कौन सा रिलायबल है, कौन सा अनरिलायबल है। तो आज इस टॉपिक में हम बात करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, ताकि आप सबको समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या डिफरेंस इन तीनों इंजन के बारे में। तो आइए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पीछे एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है ताकि आपको कुछ चीज़ें मैं बना के दिखा सकूं, ताकि आप सबको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं तीनों इंजन्स के बेसिक डायग्राम को मैं आपको बना के दिखाता हूं, तो आपको विजुअली डिफरेंस समझ में आएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। ये बहुत एक बेसिक सा डायग्राम है आपको ये समझाने के लिए कि इस अंडर स्क्वायर इंजन, स्क्वायर इंजन और ओवर स्क्वायर इंजन एक्चुअल में कैसा होता है। इसे बोलते हैं हम स्ट्रोक। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक। और इसकी जो डायमीटर होता है इसको हम बोलते हैं बोर। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है बोर, जो कि इसका सिलेंडर का डायमीटर होता है, और ये स्ट्रोक जो कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा एक चीज है कि ओवर स्क्वायर जो इंजन है इसमें स्ट्रोक शॉर्ट होता है और बोर ज्यादा बड़ा होता है। सिमिलरली जो स्क्वायर इंजन है इसमें बोर और स्ट्रोक ऑलमोस्ट सेम होता है। और जो कि अंडर स्क्वायर इंजन है उसमें स्ट्रोक काफी लंबा होता है और बोर काफी नैरो होता है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो पे कि जब इंजन इस 3 अलग अलग टाइप से बनता है तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ जो कॉमनली इंडियन मोटरसाइकिल्स पे यूज होती है, जो कि एक छोटी मोटरसाइकिल्स पे यूज होती है, वो स्क्वायर इंजन यूज होती है। क्यों? क्योंकि इसके ये बहुत ही रिलायबल इंजन है। इसके पार्ट्स, इसके बेरिंग्स में कंपैरेटिवली बहुत कम टेंशन पड़ता है और इसके स्ट्रोक और बोर सेम ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से इस इंजन पे बहुत कम स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कम वियर एंड टियर होता है, जिस वजह से इस इंजन को सबसे रिलायबल इंजन माना जाता है। ये जो है इंजन, ये सबसे ज्यादा रिलायबल इंजन है और फ्यूल एफिशिएंट भी काफी ज्यादा होता है। इस वजह से जो स्मॉल मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें ये स्क्वायर इंजन डाला जाता है। जो इनका डिजाइन होता है वो ओवरऑल काफी कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रोक इतना लंबा नहीं होता, बोर भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक स्क्वायर इंजन है। तो इस वजह से काफी एक कॉम्पैक्ट सा इंजन बनता है और काफी लाइट वेट होता है और बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन होता है और बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। इस वजह से इंडियन मोटरसाइकिल्स में ज्यादातर ये यूज होता है, स्क्वायर इंजन। तो दोस्तों, ये था बहुत ही एक बेसिक सा इंजन। अब हम बात करते हैं जो कि हमें अंडर स्क्वायर और ओवर स्क्वायर इंजन के बारे में, जो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये दो इंजन में ऐसी क्या अंतर है और क्या इतना वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस है जो कि इतने अलग अलग पावर प्रोड्यूस करता है। आपको एक बेसिक सी चीज ये बता देता हूँ कि जो ओवर स्क्वायर इंजन होता है उसका BHP हमेशा ज्यादा होता है और जो अंडर स्क्वायर इंजन होता है उसका टॉर्क हमेशा ज्यादा होता है। क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है स्ट्रोक, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द सिलेंडर। तो जितना ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उतना ज्यादा मोमेंटम कैरी करके चलता है, और इतना ज्यादा लेंथ होने की वजह से इसके जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी काफी लंबा होता है, जो कैम शाफ्ट है वो भी काफी बड़ा होता है। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर आप ये सर्कल लेंगे, जो कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्रैंक शाफ्ट है और वहां से एक पिन कनेक्ट करके अगर हम यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, अगर ये घूमता है तो वो उतना ही डिस्टेंस ऊपर जा पाएगा। बड़ा क्रैंक शाफ्ट लेंगे और एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इस पिन को यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल रहेगा वो ज्यादा रहेगा। इसलिए इसका क्रैंक शाफ्ट बड़ा होता है, क्योंकि इसके पिस्टन को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, इग्निशन होता है। तो ये
ये बहुत बड़ा एक फोर्स क्रिएट करता है और बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिस वजह से इसका जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से ये टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और ऐसे इंजन हम कॉमनली देखते हैं रॉयल एनफील्ड्स में, जिसके हम टॉर्क हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड में ये यूज करते हैं क्योंकि ये इंजन बहुत टॉर्की होता है। और खासकर डीजल इंजन में आज भी ये अंडर स्क्वायर इंजन देखा जाता है, क्योंकि डीजल इंजन में वो एक वर्क लोडेड व्हीकल होते हैं जिसमें काफी टॉर्क की जरूरत होती है, इसलिए वहां पर अंडर स्क्वायर इंजन की जरूरत पड़ती है। वहीं बात करते हैं हम ओवर स्क्वायर की, तो दोस्तों ओवर स्क्वायर इंजन इससे कंप्लीटली डिफरेंट है क्योंकि इसका बोर बड़ा होता है और स्ट्रोक बहुत छोटा होता है। तो ये जो आरपीएम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसको ऊपर और नीचे जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इसका क्रैंक शाफ्ट भी बहुत छोटा होता है, कनेक्टिंग रॉड भी बहुत छोटा होता है, जिस वजह से इसका जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है। स्क्वायर इंजन से भी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में आपका ओवर स्क्वायर इंजन बनता है, और जिस वजह से ये बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो पाता है। तो दोस्तों जितने जल्दी से पिस्टन ऊपर और नीचे जाएगा उतना ही जल्दी आपका जो रेव लिमिट, जो रेव है, जो आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट, जो कि क्रैंक शाफ्ट का है, वो बढ़ जाएगा, जिससे आपका जो एक्सेलरेशन है आपके जो गाड़ी का वो काफी बढ़ जाएगा। अब जब इसमें थ्रॉटल देंगे थोड़ा सा भी तो बहुत जल्दी इंजन रेव करने लगेगा। तो दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स बाइक है और जो इंडियन पे भी जितने पावरफुल बाइक्स है, जैसे कि केटीएम या फिर पल्सर 200 RS या NS, ऐसी सारे बाइक्स में जनरली ओवर स्क्वायर इंजन ही यूज किया जाता है। और ये जो एरिया है इसमें जब फ्यूल और एयर आता है तो इसको बर्न करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल स्पार्क प्लग्स भी लगाए जाते हैं, ताकि वो इतने बड़े बोर पे अच्छे से इग्नाइट कर सके। और जब इतने बड़े बोर पे जब इग्निशन होता है तो वो काफी फोर्स से इस पिस्टन को नीचे ढकेलता है और वो काफी स्पीडली वो वापस भी आ जाता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट भी बहुत छोटा होता है और कनेक्टिंग रॉड भी बहुत छोटा होता है। तो दोस्तों यही कारण है कि इसका जो रेवोल्यूशन पर मिनट है, जो क्रैंक शाफ्ट का जो आरपीएम स्पीडली बढ़ता है, वो यही कारण है क्योंकि इसका बोर ज्यादा बड़ा होता है इसके स्ट्रोक से। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें टॉर्क ज्यादा होता है और इसमें बीएचपी ज्यादा होता है, ब्रेक हॉर्स पावर। तो दोस्तों क्यों ऐसा, इसका बेसिक नॉलेज तो मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों इंजन में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और कहाँ ये सब चीजें यूज होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में और कुछ एडवांटेजेस के बारे में अंडर स्क्वायर इंजन के बारे में। जैसे कि मैंने अंडर स्क्वायर इंजन में बताया कि इसके पिस्टन काफी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और इसका जो कनेक्टिंग रॉड भी होता है और इसका जो क्रैंक शाफ्ट भी होता है वो भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि ये एक वाइडर रेंज ऑफ डिस्टेंस कवर करता है। इसमें टॉर्क ज्यादा होता है क्योंकि ये इंजन मोमेंटम ज्यादा प्रोड्यूस करता है। जनरली इस टाइप के इंजन पे ज्यादा हायर रेव तक वो इंजन नहीं जा पाता है। जैसे कि आप देखते भी होंगे एक रॉयल एनफील्ड बाइक ज्यादा हाई रेव नहीं करता होगा, 5600 आरपीएम पे उसका रेड लिमिटर आ जाता है। क्योंकि जब पिस्टन इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो बहुत स्पीडली वो साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता अपना, क्योंकि बहुत इसकी वजह से बहुत हैवी हो जाता है उसका क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, और उसका डिस्टेंस भी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा हायर आरपीएम तक नहीं जा पाता बाइक। दोस्तों हायर आरपीएम तक ना जाने की वजह से इसका बीएचपी भी जो है वो डाउन हो जाता है। आप ज्यादातर देखते होंगे कि कार्स में भी जब पेट्रोल इंजन होता है और डीजल इंजन होता है तो डीजल इंजन का टॉर्क ज्यादा होता है और पेट्रोल इंजन का बीएचपी ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं उसका कारण यही है। इस टाइप के इंजन्स पे बहुत ही हैवी मशीनरी यूज करनी पड़ती है। ओवरऑल जो बिल्ड है वो काफी हैवी हो जाता है, जो इंजन का वेट है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें क्रैंक बड़ा यूज करना पड़ता है, जो स्ट्रोक है, जो सिलेंडर है वो काफी लंबा यूज करना पड़ता है, कनेक्टिंग रॉड काफी लंबा होता है, पिस्टन्स को काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, जिस वजह से उसको हैवी बनाया जाता है। तो इस वजह से इसका जो ओवरऑल वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब पिस्टन को इतना लंबा ट्रेवल करना पड़े उसका क्रैंक भी काफी बड़ा हो जाता है। तो क्रैंक जब बड़ा होता है तो उसके सेंटर ऑफ मास से कनेक्टिंग रॉड भी काफी डिस्टेंस पे बनता है। इस वजह से इसका जो बैलेंसिंग शाफ्ट होता है, जो कैम शाफ्ट में उसको बैलेंसिंग के लिए जो वेट डाला जाता है वो भी काफी बड़ा होता है। इस वजह से
इसका वेट और बढ़ जाता है, और अगर उसको काउंटर बैलेंस ना किया जाए तो इस गाड़ी में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जब बोर सिलेंडर का बोर जब छोटा होता है, जब डायमीटर उसका छोटा होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर उसके ऊपर जो वॉल्व्स लगे होते हैं, जो इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए वॉल्व होते हैं, वो भी ज्यादा बड़ा और मल्टीपल नहीं दे पाते, जिस वजह से होता क्या है, एयर इनटेक और फ्यूल इनटेक एक रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिस वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल, ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर इस सिलेंडर में घुसना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस डायमीटर में उतना जगह ही नहीं होता कि यहाँ पर 4 वॉल्व या 3 वॉल्व ऐसा कुछ डाला जाए। तो यहाँ पर बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल का रेशियो आ पाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसका पावर ड्रॉप हो जाता है। तो ये है इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो इसे मैं बता दूं, इसे कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो है इसका टॉर्क, और जो डिसएडवांटेजेस है वो है इसका हैवीपन, इसका कम आरपीएम में चल पाना, और इसका एयर और फ्यूल रेशियो एक रेस्ट्रिक्टेड वे में ही आ पाना, जिस वजह से पावर जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसे हैवी ड्यूटी जो कि व्हीकल्स होती है, जैसे कि ट्रक्स, जो लोडिंग व्हीकल, जो कमर्शियल लोडिंग व्हीकल्स होती है, वहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि वहां पर टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, ना कि बीएचपी की। इंजन में वियर एंड टियर सबसे ज्यादा होता है, और ये इंजन सबसे ज्यादा अनरिलायबल मानी जाती है, क्योंकि इस इंजन पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसके बेयरिंग्स में इतना ज्यादा लोड पड़ता है और इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और क्रैंक शाफ्ट का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वहां से कनेक्टिंग पिन काफी दूर होता है, इस वजह से बेयरिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इसमें वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा वियर एंड टियर होने की वजह से इस इंजन को इन तीनों इंजन में सबसे अनरिलायबल माना जाता है। तो ये है ओवर स्क्वायर इंजन। जैसे कि हमने बात किया था कि इसमें बहुत ज्यादा हाई रेव तक बाइक्स जा सकती है। तो जैसे आपने स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक में आपने देखा होगा कि उसका जो आरपीएम लिमिट है वो काफी ज्यादा होता है, 9000, 10000, 12000 आरपीएम तक वो गाड़ियां जाती हैं। तो इतना हायर आरपीएम अचीव कर पाना इसी इंजन के साथ पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि इसको डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल करना पड़ता है, और बहुत जल्दी इसका जो 4 स्ट्रोक जो फेनोमेना होता है, जो एक इंटरनल कंबशन इंजन का, सक्शन, कंप्रेशन, इग्निशन एंड एग्जॉस्ट, इस इंजन को वो 4 स्ट्रोक अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लगता, इस वजह से ये इतनी जल्दी एक्सेलरेट हो पाती है ये इंजन। और दूसरा फायदा क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया वॉल्व्स के बारे में, तो इसका बोर का डायमीटर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो जिस वजह से हम इसी इंजन पे सिंगल सिलेंडर में 4 वॉल्व इनटेक भी हम लगा सकते हैं, और जिस वजह से हम इस पे एक्स्ट्रा फ्यूल और एक्स्ट्रा एयर हम इंजन के अंदर हम पुश कर सकते हैं, जिस वजह से और ज्यादा बीएचपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे इंजन्स पे वीवीटी यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। वीवीटी होता है दोस्तों वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, जिसमें एक सर्टेन आरपीएम के बाद हम वॉल्व के टाइमिंग, जो एक ओवरलैपिंग टाइमिंग होता है जो इनटेक का और एग्जॉस्ट का, वो ओवरलैप टाइमिंग को हम एडजस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिस वजह से वो गाड़ी और ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाता है। उस बारे में वीडियो हम कभी और बात करेंगे कि वीवीटी क्या होता है, जो कि वीटेक, होंडा की वीटेक और मारुति की वीवीटी, जैसे कि R15 नए मॉडल्स में भी वीवीटी डाला गया है। तो दोस्तों ये वीवीटी क्या होता है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वीवीटी कैसे काम करता है और वीवीटी कहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल वॉल्व हम डाल सकते हैं, और मल्टीपल वॉल्व का सीधा सीधा फायदा है कि एयर और फ्यूल ज्यादा इंजन में मिले, और आप सब जानते हैं कि जब इंजन पे ज्यादा फ्यूल और ज्यादा एयर मिलेगा तो कंबशन और ज्यादा बड़ा होगा, धमाका और ज्यादा बड़ा होगा, और आरपीएम और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर मल्टीपल वॉल्व डाल सकते हैं, मल्टीपल स्पार्क प्लग डाल सकते हैं, जैसे कि आपने बजाज के भी काफी बाइक्स में देखा होगा कि मल्टीपल स्पार्क प्लग रहते हैं, वो इसी वजह से। लेकिन दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो काफी छोटा होने की वजह से, और पिस्टन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है, इस वजह से ये ज्यादा मोमेंटम कैरी नहीं कर पाता है। इस वजह से जो इस टाइप के इंजन होते हैं वो जब हायर गियर पे रहते हैं, लोअर स्पीड पे, तो वो स्टॉल करने लग जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये मोमेंटम कैरी नहीं कर पाते। मोमेंटम ना कैरी कर पाने के वजह से ये इस इंजन से कम टॉर्की हो जाता है। क्रैंक शाफ्ट छोटा होने की वजह से और ओवरऑल जो इंजन का साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो बैलेंसिंग शाफ्ट है, जो
वेट बैलेंस करना पड़ता है वो काफ़ी छोटा होता है और उसका वेट भी काफ़ी कम होता है, जिस वजह से ओवरऑल इंजन का जो वेट है, ओवरऑल इंजन का जो साइज है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने बात किया था, जो स्क्वायर इंजन है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, बट इसके बाद अगर कोई रिलायबल इंजन है तो ये सेकंड रिलायबल इंजन हम इसे कहते हैं। स्ट्रोक छोटे होने के वजह से, क्रैंकशाफ्ट छोटे होने की वजह से, कनेक्टिंग रॉड छोटे होने की वजह से इसका जो बेरिंग है उसमें स्ट्रेस काफी कम पड़ता है, जिस वजह से इंजन का जो वियर एंड टियर है वो भी कंपैरेटिवली काफी कम हो जाता है। इससे ज्यादा वियर एंड टियर होता है क्योंकि ये इंजन बना ही परफॉर्मेंस के लिए है। ये इंजन एक बेसिक ऐसा इंजन है, अगर परफॉर्मेंस इंजन होगा तो वहाँ वियर एंड टियर ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा। इसके वॉल्व बढ़ाने के वजह से इस पे जो एयर आता है, जो फ्यूल आता है, उस वजह से जो एक्सेलरेशन आपको मिलता है उस वजह से फ्यूल का कंजप्शन भी बढ़ जाता है, जिस वजह से जो ओवर स्क्वायर इंजन है वो फ्यूल एफिशिएंसी में सबसे बेकार होता है। इन तीनों इंजन में सबसे कम फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली इंजन यही है, और सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने वाली स्क्वायर इंजन है, और उसके बाद फिर अंडर स्क्वायर इंजन है, और उसके बाद आती है हमारी ओवर स्क्वायर इंजन जो कि फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि इसे पावर भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक्स में यूज़ होती है, स्पोर्ट्स कार्स में यूज़ होती है, जहाँ पर माइलेज को उतना नहीं देखा जाता है। वैसे इसी वजह से इस वॉल्व के इतने ज़्यादा होने की वजह से, फ्यूल और एयर इतना ज़्यादा इंजन के अंदर आने की वजह से, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे 3 अलग अलग टाइप के इंजन्स यूज़ होते हैं और क्या इनमें डिफरेंस है, क्या इसमें एडवांटेजेस है, क्या इसमें डिसएडवांटेजेस है, और कैसे ये परफॉर्म करता है। तो आपको मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये ऐसे इंजन्स बुलेट में यूज़ होता है, ऐसे इंजन स्प्लेंडर में यूज़ होता है, और ऐसे इंजन KTM में यूज़ होता है। तो ये एक डिफरेंस है और इसी वजह से परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है इस बाइक्स और इस इंजन्स में बेसिकली। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे कौन सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना पसंद है। उसके बारे में मैं वीडियोस ज़रूर लाऊंगा और आपको एक बेसिक से बहुत एक ईजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि इंजन कैसे इतने डिफरेंट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इनलाइन 3 है, इनलाइन 2 है, V ट्विन है, L ट्विन है, और इनलाइन 6 सिलेंडर, जितने भी अलग अलग प्रकार के जो इंजन्स है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्यों इतने डिफरेंस है। जैसे डुकाटी, हार्लेज ये V इंजन यूज कर रहे हैं, डुकाटी जैसे L ट्विन, V4 ये सब इंजन यूज कर रहा है, हार्ले अभी भी V ट्विन यूज करता है, और स्पोर्ट्स बाइक हमेशा इनलाइन 4, इनलाइन 2, इनलाइन 3 यूज करते हैं। इनलाइन 3 बोला जाता है कि बहुत ही अनरिफाइंड इंजन होता है, लेकिन ट्रायम्फ अभी भी इनलाइन 3 इंजन यूज करता है हर बाइक्स में। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, क्यों वो कंपनीज वैसे इंजन्स को यूज करती है और क्यों दूसरे कंपनीज दूसरे टाइप के इंजन्स को यूज करती है। तो उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।